कंपटीशन का माहौल है, एक ही जगह गवर्नमेंट का स्कूल है, एक ही जगह पे प्राइवेट स्कूल है, जो स्कूल बेहतर तालीम देगा बच्चा जाएगा वहां। इतना लंबा प्रोसेस है वो कि अभी तक एक सरगोदा की हद तक मैं जिम्मेदारी से कहता हूं एक तालीमी इदारा ऐसा नहीं है जिसने लोन अप्लाई किया और अब तक उसको मिल गया हो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तो शनीद के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। नाजरीन, कोरोना ने कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जिसको मुतासर ना किया हो। अगर बात करें पाकिस्तान की तो जहाँ पे बाकी शोबे इससे मुतासर हुए वहीं पे शोबा तालीम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर ने किस कदर अपने जो हैं इक़दामात उठाए और किस तरह इससे निपटने की कोशिश की, इस पर बात करने के लिए आज हमने सरगोदा की नामवर तालीमी सेक्टर से वाबस्ता शख्सियत को दावत दी है, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अकबर साहब, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ सहाफ़त से किया, लेकिन सहाफ़त में तरक्की पाने के बाद उन्होंने शोबा तालीम को अपने कैरियर में तब्दील किया और एक ऐसा किरदार अदा किया कि आज वो शोबा तालीम और ख़ुसूसन सरगोदा के शोबा तालीम में एक नामवर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अली, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप शोबा सहाफ़त में आपने बहुत नाम कमाया और शोबा सहाफ़त से आप जो है शोबा तालीम में आए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद भी आपकी जो है ये तरक्की का जो सफ़र है ये रुका नहीं, इसी तरह जारी रहा। तो आप इस पूरे सफ़र पे जो है एक अपना जो ख्यालात हैं और जो आपने इस पूरे सफ़र को कैसे तय किया वो हमें बताइएगा। अली बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इस जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम उस तरह से नहीं समझता। फ़िक्री लिहाज से ये मैं समझता हूँ ये एक ही सफ़र की कंटिन्यूशन है, दो हिस्सों में नहीं। मैंने 1992 से सहाफ़त का आगाज़ किया और 2000 तक फुल फ्लेज सहाफ़त की। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में आना शुरू किया और 2008 से फिर सहाफ़त को उस तरह से छोड़ के बाकायदा एजुकेशन सेक्टर में आ गया। कॉमनैलिटीज़ अगर आप तलाश करें तो बेशुमार जगहों पे सहाफ़त और एजुकेशन दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं दो चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफरेंस कोई नहीं है। जब आप सहाफ़त की चार एलिमेंट्स को उठाते हैं ना, आप अपने ओपिनियन बिल्ड करनी है, आपने एजुकेट करना है और आपने इब्लाग करना है, तो वही कुछ सारा कुछ जो है वो एजुकेशन में मौजूद है। वहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? आप ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ भी आप एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ों को पॉजिटिव जो है अंदाज में लेके आगे चलते हैं। क्योंकि एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर है, तो जर्नलिस्ट भी यही कर रहा होता है अपनी कैपेसिटी में, एजुकेटर भी यही कर रहा होता है। सो मुझे उस तरह से कोई डिफरेंस लगा नहीं। मैं समझता हूँ ये 90 से लेके 2020 तक एक ही जहनी सफ़र की जो है वो मामला, इसलिए मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया और मैं एंजॉय कर रहा हूँ सहाफ़त की तरह एजुकेशन को भी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो है एजुकेशन में जिस तरह के आपके आइडियाज़ हैं आपने इम्प्लीमेंट करके दिखाया और आप एक नामवर इदारा जो सरगोदा का कम्प्रीहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आपने बड़ा वक्त हो गया आपको उसके साथ और आपने मनवाया कि उस इदारे को किस तरह स्टार्ट से एंड तक लेके जाया जाता है और आज आपका इदारा सरगोदा का एक नामवर इदारा माना जाता है। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा इस इदारे के साथ? अली, ये बड़ा दिलचस्प मामला था। जब मैं सहाफ़त में था तो उस वक़्त मुझे सिर्फ जो शौक़ था वो एजुकेशन की बीट की रिपोर्टिंग का था। मेरे लिए पास मौके थे, आप क्राइम की बीट कर लें, स्पोर्ट्स की बीट कर लें, आप एडिटर बन जाएं, ये कर लें, लेकिन मैंने अपने लिए जिस बीट का इंतखाब किया था वो एजुकेशन की बीट थी। और मैं सुबह जिस तरह बंदा भूखा पैसा निकलता है ना अपनी तलाश में कि आज मैंने फ़लाँ एजुकेशनिस्ट से मिलना है, आज मैंने फ़लाँ प्रिंसिपल से मिलना है, मैंने फ़लाँ हेड मास्टर प्रिंसिपल से मिलना है, तो मेरी बहुत सारे एजुकेशन के लोगों से इंटरेक्शन रही। वो जो मैं फील करता था, गवर्नमेंट सेक्टर का पूरा सिनेरियो मेरे सामने था, प्राइवेट सेक्टर चूंकि ऑब्वियसली सहाफ़त में आपको एडवर्टाइजमेंट की और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत थी, मेरा एट द सेम टाइम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा था और लामहला तौर पे आप कंपैरिजन करते चले जाते हैं चीज़ों का। उस वक्त जब कहीं जहन में नहीं था कि मैंने एजुकेशन की तरफ जाना है, तो उस वक्त भी मेरे जहन में ये एक सफ़र और कन्फ्लिक्ट जरूर जारी थी कि यार गवर्नमेंट सेक्टर की ये प्लस पॉइंट है, ये इसके वीक एरियाज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ का, ये मुझे उसका अंदाज़ा था। जब 2004-05 में मैं फुल फ्लैज अपने अदारे की तरफ आया तो उस वक्त मैंने उन सारी चीज़ों को जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान अपनी चीज़ों को रखा हुआ था, उस वक्त मैंने इंटेलिजेंटली उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए, अदारे की इमेज बिल्डिंग, अदारे का सॉफ्टवेयर, आपने बच्चों के अंदर बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करनी है, करैक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके जहन में थी। मैंने सिर्फ ये किया इंटेलिजेंटली कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन या एक झटके के साथ मैंने चीज़ों को नहीं चेंज किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप एक टेस्ट ट्यूब को झटके से तोड़ेंगे तो आपके हाथ भी जख्मी करेगी, टूट भी जाएगी। उसका तरीका इंटेलिजेंटली ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा उसको हीटअप करते रहें,
थोड़ा थोड़ा उसको बेंड करते रहें। आप इंसानी मिजाज की बात कर लें, आप अदारों की रिहेबिलिटेशन की बात कर लें, आप उनकी कल्टीवेशन की बात कर लें, आपको इंटेलिजेंटली थोड़ा थोड़ा करके मोल्ड करना पड़ता है। और आज मैं बड़े आजिज़ी के साथ और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि 2004-05 में जिस दायरे को मैंने पकड़ा था 1-2 में, वो आज 2020 में एक अंपायर बना के छोड़ा। उसके पीछे सिर्फ वही कि आपने इंटेलिजेंटली, और एंड वाली बात यह है कि जब आपका फोकस ये हो कि मैंने डिलीवर करना है और पॉजिटिवली डिलीवर करना, चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। माशाल्लाह। अच्छा इरफान साहब, अगर बात करें हम मौजूदा हालात की, तो पाकिस्तान में ये और ख़ुसूसन पंजाब में ये ट्रेंड पाया जाता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया जाता है और सबसे बाद में खोला जाता है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, ये ना ये सिर्फ पंजाब का और पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं है, ये ऑनेस्टली मैं शेयर करूँ। आप अक्रॉस द ग्लोब आप चीज़ों को चेक कर लें, जब भी कहीं क्राइसिस आता है, जब भी कहीं एमरजेंसी आती है, तो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या तलीमी इदारों को बंद किया जाए। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि किसी भी मुआशरे का, किसी भी सोसाइटी का सबसे कीमती एलिमेंट जो होता है उसका नौजवान और उसका बच्चा होता है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, तो सबसे पहले फोकस उसके ऊपर होता है। तो ये कोई, मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर आप इमरजेंसी में, जिस तरह वो अपनी मुर्गी जो अपने चूज़ों को अपने पैरों के नीचे सबसे पहले छुपाती है इमरजेंसी देख के, तो ये ट्रेंड तो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है और पॉजिटिव है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ होती है, आपने उनको आइसोलेट तो कर दिया कि जी ठीक है इनको सबसे पहले बचाएं, लेकिन वो बचाने के चक्कर में अगर दम घुट के मार दिया तो फिर क्या बनेगा? ये प्रॉब्लम है। मेरा यही अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बेशक उन्होंने अपने यानी कि सबसे कीमती चीज़ समझ के उसको ढांप तो लिया, क्या उसका जो दम घुटना उससे बचाने के लिए जो अब तक आप समझते, पाकिस्तान की बात करूँगा, बचाने के लिए जो अब तक इक़दामात उठाए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? अच्छा, यहाँ मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ज़्यादती हो रही है। आपने 14 मार्च को आपने असेस किया कि पेंडेमिक फैल रही है और पाकिस्तान में इसके ख़तरात हैं, तो आपने 14 को फैसले किया ये सारे सेक्टर बंद कर दिए। आपने एजुकेशन सेक्टर भी बंद कर दिया। 14 को जिस तरह बच्चे आए हुए थे एज इट इज़ बच्चों को उठा के घरों में भेज दिया। ओके, एक्सेप्टेड। अब देखिए 14 मार्च, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 2.5-3 महीने हो गए। हम हर दफ़ा सुन रहे हैं अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगले 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लॉकडाउन हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। अब आपने क्या किया? अब आपने 15 दिन, फिर 15 दिन, 4-5 टेन्योर जो है आपने देख लिए। फिर आप क्या कर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंटली और वाइजली डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ आप खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो अब कैफियत है कि जब आपने मार्च में बच्चों को अपने घरों में भिजवा दिया, हमारे यहाँ मसला क्या, ना उस वक्त हम बच्चों को काम दे सके, ना वो होमवर्क असाइनमेंट में एंगेज हो सके, ना हमारे घरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि हम बच्चों को घर में एजुकेट कर सकें। फिर आप ये देख लें कि अक्रॉस द ग्लोब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ आईटी बड़ी डेवलप होगी, गैजेट्स उनके मौजूद हैं, बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग है। पाकिस्तान में ये भी मसला है। आप ये देख लें कि बहुत सारे इदारों ने ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए एजुकेट करने की कोशिश की, रिस्पॉन्स 20% है, 25-50% रिस्पॉन्स है। मैं ये समझता हूँ कि अब वो स्टेज आ गई है, या हुकूमत को एसओपी बना ले या प्राइवेट सेक्टर को क्या एसओपी बना ले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने एसओपी अपनी बना ली है। एक वेल डिजाइंड, वेल डिफाइंड आप एसओपी बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डिजाइन करें और तालीमी इदारों को अपना काम करने दें। अब ग्लोबली ये बात अब ये तय हो गई है कि हमने इस वायरस के साथ उस वक्त तक जीना है जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या इसकी प्रॉपर इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं बन जाती। अब इस बात ये भी अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक है कब वैक्सीनेशन बनती है, क्या उस वक्त तक तलीमी इदारे बंद रखेंगे? कौमें इस तरह से नहीं करती, कौमें प्लान करती हैं और आपने 2.5-3 महीने बड़ा अच्छा टाइम होता है, रिएक्शन टाइम है। अब यूं करें कि थोड़ा थोड़ा सा करके इन चीज़ों को खोलना शुरू करें। बच्चे यकीन करें घरों में नफसाती मरीज बनना शुरू हो गए। आपने ग्राउंड बंद कर दिए, आपने पार्क्स बंद कर दिए, गली मोहल्लों में निकलना बच्चों का बंद कर दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है? आप ये देखें मार्केटों में रश, स्विमिंग पूल्स पे रश, नहरों पे रश, ग्राउंड्स में रश, स्कूल के अंदर 6 घंटे के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टेड है बच्चे। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब इसके ऊपर सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ पहलू जो है वो बहरहाल प्राइवेट सेक्टर के अपने मसाइल हैं, वो किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का सीवियर एजुकेशनल लॉस हो रहा है।
ये स्ट्रेटजी जो है ये रीडिज़ाइन होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो जो है इसके बाकायदा SOPs भी तैयार करके उन पे जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती की ये है कि यहाँ पे अभी तक जो है लॉकडाउन के हवाले से स्कूल्स को बंद ही किया गया, उस पर कोई इम्प्लीमेंट चीज़ नहीं की गई। ऐलानात में तो हुकूमत कहती है कि हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ा सराहा है, तो आप अमली तौर पर ऐसी कोई चीज़ देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फ़ंड लगे हों या फिर जो है यहाँ पे कुछ इकदाम ऐसे किए गए हों जिससे इस जो सेक्टर है इसको बेहतर किया जा सके? नहीं, बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं ऑनेस्टली दिल दुखता है ये बात करते हुए, इसलिए कि एक जिसको हम कहते हैं ना कि हम स्टेट और गवर्नमेंट और हाकिम वक्त इनको ऑन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना, जो एजुकेशन से वाबस्ता लोग होते हैं ये सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को सिविक सेंस, डिसिप्लिन, रेट ऑफ लॉ, सारी बातें हम अपने बच्चों को बताते हैं। हमारी ज़ुबान से तो एहतिजाज का लफ्ज़ भी मुनासिब नहीं बनता, हम तो ओपिनियन के देने वाले हैं, हम तो एजुकेट करने वाले या रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ये जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि हमने प्राइवेट सेक्टर पर इतने पैसे लगा दिए और ये लगा दिए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बल्कि दुख वाली बात यह है, और मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत के कुछ अरस्तू या मौजूदा हुकूमत के कुछ बड़े ओपिनियन मेकर्स बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और वो कॉस्मेटिक एजेंडा, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो ये है कि आपने इस गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल KPK में हुकूमत की, 5 साल के बाद इन्होंने हमारे सामने बड़े कॉस्मेटिक्स रखे जी। हमने एजुकेशन, हमने पुलिस में ये चेंजेस कर दी, रेवेन्यू में ये चेंजेस कर दी, सोशल सेक्टर में ये चेंजेस कर दी, दरख्त हमने लगा दिए। इस तरह से इतने बच्चे प्राइवेट सेक्टर से निकाल के गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे आ गए और ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंप्रूव किया, उसकी वजह से बच्चे यहाँ शिफ्ट होकर वहाँ चले गए। ये हम सुनते रहे। अब आगे जब पंजाब में हमने देखा है, ये एक बड़ी लंबी बहस है कि गवर्नमेंट सेक्टर के इसकी क्या इकदाम और कैसे, उस पर फिर किसी वक्त बहस करता हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ एक एजेंडे पे है, प्राइवेट सेक्टर को, खास तौर पर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्क्रू अप करें, इतना स्क्रू अप करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़ा करके गए कि हजूर ये पढ़े स्कूल, ये पढ़ी है प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन आप जाने, और ये रियासत का काम जाने जिसके ज़ुम्मे है तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करना। नहीं हो रहा है ऐसे। आप ये देखें कि टैक्सेस की शरह बढ़ रही है। बिल्कुल, आप एक 5 मरले या 10 मरले का घर है, उसका सीवरेज टैक्स 3000 रुपये है, और अगर किसी एक फैमिली के 4-5 पढ़े लिखे लोगों ने गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ 15-20 दिन की मेहनत से 200-300 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसका सीवरेज टैक्स बढ़ा के 40,000 रुपये साल का कर देते हैं। अपने घर के ऊपर आपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है, आप उसका टैक्स 6,000 रुपये साल का कर देते हैं। 16 टैक्सेस हैं, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, फ्लैट टैक्स, वो सारा कुछ भी हम दे रहे हैं। और आज तक पॉलिसी बनाने में प्राइवेट सेक्टर को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो बुनियादी जिम्मेदारी जो स्टेट की है बच्चों को एजुकेट करने की, तालीम फराहम करने की, वो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं बेहतर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा भी यही है कि यार आप हमें ऑन तो करें, आप हमें कुछ नहीं देते, ना टीचर ट्रेनिंग के नाम पे कुछ देते हैं, ना फैसिलिटीज़ के नाम पे देते हैं, ना पैकेजेस के नाम पे देते हैं। हम अपने हिसाब से बच्चों को लेके बैठाते हैं, पढ़ाते हैं, आपके 16 टैक्सेस भी देते हैं। और अली, बड़ी सादा सी बात है, दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। मेरा सगा भाई है, अगर मेरे स्कूल में मेरी तालीम ठीक नहीं, मेरा सगा भाई भी मेरे स्कूल में बच्चों को नहीं भिजवाएगा। ये तयशुदा बात है। वालिदैन बड़े विजिलेंट हो गए हुए, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बड़ी ध्यान से वालिदैन अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, इसलिए कि उनके फ्यूचर का मामला होता है। सो ये जो आपका कहना है ना कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने बड़ा फैसिलिटेट किया, ये ख्वाब और अफसानों की बात लगती है, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं या सेक्टर है, इसको परमिशन दे दी जाती है कि आप SOPs के साथ अपने स्कूल्स ओपन कर लें, तो जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, इसमें कोई SOPs तैयार किए हैं या क्या इकदाम इस बारे में? जी, मैं बड़ी ऑनेस्टली शेयर करूं। देखें, एक बात पहले मान के आगे चलना है, वो चाहे मेरा बेटा है, वो चाहे आपका बेटा है, वो इस मुल्क और कौम का बेटा है। बिल्कुल, उसकी सेहत और सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, जब हम ये कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में आना, इसका मतलब क्या होता है? अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 600 बच्चों की तादाद है, मेरे पास 50 कमरे हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक आपसे बात शेयर करता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आप बाकायदा, जो हमने SOP अपने तौर पे बनाई है, सैनिटाइजर्स प्रॉपर, उनके टनल्स लगाए जा सकते हैं, उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। एक क्लास जहाँ पे पहले 30 बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे आप आइसोलेट करके 15 बच्चे बैठाएं। आप पूरी क्लास को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक बच्चा हफ्ते में 2 दिन भी स्कूल आ जाए
तो वो 4 दिन का घर में बैठ के काम कर सकता है। उनको 4-5 शिफ्टों में तकसीम करें। फिर आप ये कर सकते हैं कि गर्मियां हैं, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक एक शिफ्ट है, 10 से लेकर 11-12 तक एक शिफ्ट है, बाद में छोड़ दें। 2 शिफ्टों में लाया जा सकता है। प्रॉपर उसकी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज की जा सकती है। प्रॉपर स्कूल के अंदर सफाई का और उसको इन्फेक्ट करने का पूरा प्रॉपर एक SOP मौजूद है, और ये मौजूद है, बना के हमने गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है। लेकिन उस SOP को तो उस वक्त गवर्नमेंट कंसिडर करे ना जब वो ये समझ रही हो कि प्राइवेट सेक्टर भी को काम है। अच्छा, कोरोना की नज़र जो इम्तहानात हैं वो भी हो चुके हैं, ठीक है। एक वफाकी इदारे और जो आप कह लें कि आपके पंजाब के अंडर आते हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया बच्चों को एक लाए अमल के तहत, ठीक है। तो आप उस लाए अमल को कैसे देखते हैं और क्या आप इस अमल से मुतमईन हैं कि जिस क्राइटेरिया पे उनको प्रमोट किया गया? अच्छा, ये एक बॉर्डर लाइन क्वेश्चन है जी। इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके कहीं ना कहीं हद तक थोड़े नुकसान भी हैं। जो नुकसान है बुनियादी तौर पर तो ये समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे अब मैट्रिक के नंबर तो कहीं प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले के लिए चूँकि मैटर नहीं करते, मैं उससे हट के जो आपकी FSC है या जहाँ पे कॉरिडोर्स खुलते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस के, वहाँ से बात शुरू करता हूँ। होता ये है कि बच्चा मैट्रिक करके जब कॉलेज में जाता है तो शुरू के 2-3 महीने एडजस्टमेंट की फेज़ में से गुजरता है, और एट द सेम टाइम उस वक्त बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, वो चीज़ों को उस तरह से प्रॉपर समझ नहीं पाता। 3-4-5 महीने में वो अपना एडजस्ट होता है कॉलेज में। फिर जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, अगर तो रिजल्ट आ जाए बहुत अच्छा, फिर तो ठीक। अगर कहीं रिजल्ट ख़राब हुआ तो एक शौक की कैफियत में से जब बच्चा गुजरता है, वालिदैन, तालीमी अदारा, बच्चा, तो वो देखता है कि मैंने अपना साल गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ सेकेंड ईयर की पढ़ाई करता है। और ये ट्रेंड उठा के देख लें पिछले सालों का कि फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकेंड ईयर में बच्चे हमेशा नंबर ज़्यादा लेते हैं। जब ये डिसीजन हो रहा था तो उस वक्त बार बार ये वॉइस बुलंद की जा रही थी। उसका गवर्नमेंट ने अपने तौर पे स्मार्ट हल ये निकाला कि 3% इजाफी नंबर देने का मैं नहीं समझता कि वो जस्टिफाइड है। लेकिन जो बात थोड़ी तसल्ली देने वाली है वो ये है, वो ये कहते हैं जी प्रोफेशनल कॉलेज का मेरिट डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मेरा उसमें मानना ये है कि देखें, इस साल जितने बच्चे हैं वो ऐसा नहीं हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के पास कर दिए या किसी और बोर्ड ने वो है उस इम्तिहान लेके पास किया। जो डिसीजन हुआ वो क्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में हुआ है। तो ये जो लॉट है जो अब FSC कर रही है, तो ये सबका अगर मेरिट ऊंचा जाएगा तो सबके लिए एक जैसा है, अगर ये नीचे आएगा तो भी सबका एक जैसा है। हाँ, उस बच्चे के लिए गड़बड़ होगी जिसने अपना फर्स्ट ईयर जो है वो जो सीरियसनेस का जो लेवल है वहाँ पर नहीं था और अब उसका कमिटमेंट का लेवल ज़रा बेहतर था, उसको थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर प्रोफेशनल कॉलेजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाके बच्चे की, वो जो बच्चा अब नॉन सीरियस हुआ है 2-3-4 महीने में, वो जो कंटेंट बच्चे ने ग्रास्प नहीं किया, जो कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हुए एजुकेशन के, वो एक नुकसान जो है वो बड़ा नुकसान, और इसका नुकसान आपको फिर आने वाली ज़िंदगी में नजर आएगा। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हर इदारे जो है वो मुतासर हुआ है। आप जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर है इसके इदारे किस कदर मुतासर हुए हैं और ये जो नुकसान आप उठा रहे हैं इसको किस तरह हल किया जा सकता है, या इसका जो है आप बेहतरीन हल निकाल के जो मज़ीद आने वाले वक्त हैं इस नुकसान से बचा जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको $1 मिलियन क्वेश्चन कहते हैं, ये वो है जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की। जिस देखें, स्टेट माँ की तरह होती है, रियासत एक माँ की तरह होती है, वो उसके लिए हर शख्स, हर अदारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि हम तो अनवांटेड किस्म के लोग हैं ना गवर्नमेंट के बीच में जो प्राइवेट सेक्टर में लगे, वो समझते हैं हमारे वजूद को शायद, हमारी डेट को शायद चैलेंज किया गया। पहला मरला तो ये है कि गवर्नमेंट इस बात को ऑन ही नहीं कर रही कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। उल्टा बड़ी डेलिबरेटली एक मूव चलाई जा रही है कि जी माफिया है, ये माफिया है, ये माफिया। मैं ऑनेस्टली आपके सामने शेयर करूं कि मैं एक सिर्फ टेस्ट केस आपके सामने रखता हूं। एक एवरेज स्कूल जिसके बच्चे 350 हैं, और मोस्टली स्कूल 350 से कम बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एवरेज स्कूल है उसके 300-350, 400 बच्चे समझ लें। उसमें 350 में से 50 बच्चे वो हैं जो टीचर्स के बेटे हैं, जो किनशिप केस में आ जाते हैं, जो ऑर्फन्स आ जाते हैं, या जिनको किसी न किसी हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। अब 300 बच्चा है जिसकी आपने फीस कलेक्ट करनी है। आप एवरेज फीस 500 से ऊपर कर लें, 1000 से 1500 लगा लें आप एवरेज फीस। 300 बच्चे की 1500 रुपए के हिसाब से एवरेज इकट्ठी करें तो महीना 4,50,000 बनती है। क्लियर? अब 300 बच्चों के लिए आपको कम से कम 15 से 20 टीचर चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 20 टीचरों का मैं कहता हूं आप कुछ ना करें, आप 12,000 रुपए, जो मैं कहता हूं कि बहुत कम है, बहुत कम है,
आप 10,000 के भी हिसाब से लगा लें या 12,000 के हिसाब से लगा लें, 20 टीचरों को तनख्वाह निकालें तो देखें कहाँ 2 लाख रुपए गया। बिल्कुल। कम से कम 4 से 5 आपको सपोर्टिंग स्टाफ चौकीदार आया ये चाहिए, 10,000 के हिसाब से उन्हीं के निकालें, 50,000 हो गया, 2.5 लाख ये गया, 50-60 हज़ार रेंट निकाल दें, 3 लाख गया। 3 लाख के बाद जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, कमर्शियल बिजली का टैक्स है और बाकी जो डेली चार्जेस हैं 50,000 महीना उनका निकाल लें, 3.5 पे चले। अब आ जाए टैक्सेस। आप जो साल के बाद आपने टैक्सेस देने, आप उसको महाना तकसीम करेंगे ना, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, फलां टैक्स, आप उन 16 टैक्स का एवरेज मंथली यूनिट निकालें तो आप फिर भी 22, 15, 20 हज़ार आपको रखना पड़ेगा। आप ये देख लें कि आप 4.5 लाख रुपए फीस के ठीक करके आप 4 लाख 15, 20 हज़ार रुपए आपका एक्सपेंसेस की बात में चला। ये इसके बावजूद ताना के माफिया है। अब रहेगी इस सिनेरियो में जब बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, यकीन करें कि वालिदैन 5 से 7% फीस जमा करवा रहे हैं। ये बहुत नुकसान की बात है। एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं, ये बड़ी सादा सी बात है। एक आर्गुमेंट ये डेवलप की जाती है वालिदैन की तरफ से, या वो लोग स्कूलों को माफिया करार देते हैं, वो कहते हैं बच्चे घरों में बैठे हम आपको फीस किस चीज़ की दें। मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर दूं। देखें, एक होती होम ट्यूशन, एक होता है एजुकेशनल सेटअप में आप बच्चे को एंगेज करते हैं। होम ट्यूटर को पता होता है कि मैंने 2 महीने के लिए इस घर में जाना है, बिल्कुल, मैंने ये 2 बच्चों को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाने, मेरा महीने का 10,000 रुपये पता है। अब ट्यूटर को भी पता है कि मेरी होम ट्यूशन 2 महीने के लिए है, घर वालों को पता है ये होम ट्यूटर है, ये 2 से 3 महीने पढ़ाएगा। आप होम ट्यूटर को 3 महीने के लिए घर बुलाते हैं, 15 से 20 हज़ार महाना आप उसको देते हैं तो होगी होम ट्यूशन, बाकी 7 महीने आपके घर नहीं आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक। स्कूल के अंदर जब स्कूल अपनी फीसें बना रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने पूरा साल, मेरे इतने टीचर हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैंने पूरे साल का सेशन 12 महीने का प्लान करना है, और वो अपनी फीस सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक 6 घंटे की फीस आपसे लेता है 2,000 रुपये। वो 2,000 इसीलिए हो पाई कि वो उसने पूरे साल का प्लान किया हुआ है। उसको पता है कि 2 महीनों में, शायद 2 महीने, एक पूरे साल में 1.5-2 महीना ऐसा भी नहीं जब मेरे यूटिलिटी बिल्स नहीं आएंगे, जब मुझे यहां से कुछ पोर्शन मिल जाएगा। वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। और जब वे 2-3 महीने बच्चे स्कूल नहीं आएंगे और माँ बाप ये समझे कि बच्चे चूंकि स्कूल नहीं गए तो फीस नहीं बनी, तो भाई मेरे ये ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चे नहीं भेजे थे, आपने स्कूल में भेजे। ये बिल्कुल ऐसे ही अली कि एक गाड़ी में एक दिन लेके लाहौर जाऊँ ना प्राइवेट रेंट पे, तो मुझे कही मैंने 10,000 रुपये रेंट लेना है आपसे, मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मुझे समझ आती है कि यार मुझे कुछ 7, 8, 10 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। मैं मालिक से बैठ के बात करता हूँ, भाई 10 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, आप मेरे से डिसाइड करो क्या लेते हो। वो कहता 3,000 रुपये डेली बचत मुझे दे दें, बाकी खर्चा आपका। मुझे समझ आ गई कि मैंने एक दिन के लिए 10,000 में ली थी, मैंने पूरे 10 दिन के लिए 30,000 में ले ली। अब उन 10 दिनों में मैंने अगर एक दिन गाड़ी इस्तेमाल नहीं की तो क्या मैं उसको ये कहूँगा मैंने रेंट आपको नहीं देना? बिल्कुल भी नहीं। सो ये एक कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन दूर करने की जरूरत है। वालिदैन ने फीस नहीं जमा कराई हुई, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई नहीं है। अप्रैल और मई के महीने जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने अपने लोगों को पेज दी हैं, तो अब एंड हुई पड़ी है। अब इस मौके पे या तो वालिदैन एक कदम आगे आए, या गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, या फिर यूं है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने तौर पे कहीं, आप ये देखें कि आपने स्टेट बैंक की एक दिन आई जी हमने इतने लाख नौकरियां बचा ली, 2 या 3% पे हमने दे दिया। इतना लंबा प्रोसेस है वो कि अभी तक एक सरगोदा की हद तक मैं जिम्मेदारी से कहता हूं एक तालीमी इदारा ऐसा नहीं है जिसने लोन अप्लाई किया और अब तक उसको मिल गया हो। या तो फिर चीजें आसान करें ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं ये डैमेजिंग बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ये देखें, जब तक जिंदगी का पहिया नहीं चलता ना, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलता। बच्चे आएंगे, सिस्टम ऑन होगा, फिर चीजें थोड़ी थोड़ी सीधी होंगी, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। आप हुकूमत की तरफ भी देख रहे हैं और बच्चों के वालिदैन की तरफ भी देख रहे हैं, तो प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हुकूमत के लिए भी एक पैगाम जो है वो दें, और जो बच्चों के वालिदैन हैं उनके लिए भी पैगाम दें कि किस तरह इस सेक्टर को जो है इस जो कह लें बुरान से बचा सकते हैं। अली भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ टू सिंपल। देखिए मेरे घर में सबसे कीमती चीज़ मेरी औलाद है, बिल्कुल, बतौर वालिद अगर मैं सोचता हूँ, बिल्कुल। और मेरी एक हेड ऑफ द फैमिली की हैसियत से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जहाँ बहुत कुछ है, वहाँ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी है। मैं तालीमी इदारे का इंतखाब बहुत सोच समझ के करता हूँ, बहुत सोच समझ के, यानी सारे वालिदैन की भी आप पे ये मानने को तैयार हूँ। लेकिन जब मैं एक तालीमी इदारे का इंतखाब कर लेता हूँ ना, तो फिर वो तालीमी इदारा नहीं रहता। वो यूँ समझें कि आप उसको ऑन कर लेते हैं कि यार ये वो अदारा है, ये वो स्कूल है जहां मेरा फ्यूचर, मेरी कौम का फ्यूचर, मेरा सबसे कीमती सरमाया महफूज भी है और प्रॉपर परवान भी चढ़ेगा। ये जो एक बीच में से स्लम्प आया है ना, इसको छोड़ें। अगर किसी भी स्कूल में आपने अपने बच्चे को दाखिल करवाया है
तो एक मेहरबानी करें, इस वक्त क्राइसिस जो है ये आगे बढ़ के अपने अपने हिस्से का बोझ उठाने का है। अगर आप अपने अपने हिस्से का बोझ नहीं उठाएंगे और सारा बोझ सिर्फ इंतजामिया पर डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कोलैप्स हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ उनका बेटा दाखिल है, जहाँ जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जितनी जितनी उनकी फीस है, और ऑब्वियसली स्कूलों ने रिलीफ भी अनाउंस किया है, तो आप एक कदम आगे बढ़ें और यकीन करें आज इस क्राइसिस में आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास जाके कहना भाई साहब ये मेरे बच्चों की 3 महीने की फीस है, ये 2 महीने की फीस है, ये आप ले अपना काम चलाएं, तो ये उनकी ये जो एक गुडविल जेस्चर है, ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये सारी उम्र याद रहेगी। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा पॉजिटिवली चीज़ों को देखें। माफिया हो गए, खा गए, लुट गए, ये नारे नहीं बनते, एजुकेशन से मतलब ये नारे नहीं बनते। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है पहले मरहले पे तस्लीम करे कि वो बुनियादी जिम्मेदारी जो रियासत और स्टेट की है बच्चों को एजुकेट करने की, वो स्टेट ने पूरी नहीं की। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, खला क्रिएट हुआ, प्राइवेट सेक्टर आ गया, कंपटीशन का माहौल है। एक ही जगह गवर्नमेंट का स्कूल है, एक ही जगह पे प्राइवेट स्कूल है, जो स्कूल बेहतर तालीम देगा बच्चा जाएगा वहां। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, पॉजिटिव कंपटीशन करें, प्राइवेट स्कूलों के वजूद को भी तस्लीम करें, शरअ खानगी के फ़रोग में उनके किरदार को भी तस्लीम करें। और अगर कहीं आप मोहब्बत वाली नज़र देख लें, अगर कहीं आपको इंसेंटिव देने पड़े तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं ना वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। कहीं एहसास प्रोग्राम में, कहीं किसी और जगह पे फंडिंग में उन लोगों को भी जरूर शामिल करें। ये मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है। सर, इस प्रोग्राम के वसातत से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी आपके साथ ज़रूर तावन करेगी, और स्पेशली मैं जो है बच्चों के वालिदैन उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें और जो बातें इरफान साहब ने की हैं उन पर थोड़ा सा गौर करें। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा आजकल चूँकि एजुकेशन सेक्टर बड़ा क्रिटिकल टाइम आया हुआ है, आपकी भी बहुत मोहब्बत कि हमने बहुत सारी बातें बैठ कर डिस्कस की। और यकीन करें कि ये एजुकेशन सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है कि आप तारीख उठा के देख लें मुसलमानों की, जब तक तालीमी अदारे, तालीम ये आबाद रही है, हम दुनिया के बादशाह थे। जब तालीम हमारी तरजीह से ख़त्म हो गई है तो हम कहाँ आ गए। तो खुदारा तालीम को ज़रूर तरजीह दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इरफान अकबर साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ मसाइल और उनके हल पे अपनी राय दी। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, ताकि इसी तरह के इंटरव्यूज़ जो है आपको दोबारा मिल सकें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।